विंड गैप के छोटे से शहर में लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि वहां पे कुछ लड़कियां गायब हो रही हैं। और जब उनकी लाश मिलती है तो उनके जिस्म पर एक खरोच तक नहीं होती, लेकिन उनके सारे दांत गायब होते हैं। कोई कातिल किसी की मुस्कान के पीछे क्यों पड़ा है? क्या ये कोई पुरानी रंजिश है या किसी गहरे राज की शुरुआत है? पत्रकार कैमिली सालों बाद अपने शहर लौटी है इस पहेली को सुलझाने, लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि सच की परतें उसे उसके अपने ही घर के बंद दरवाजों तक ले जाएगी। कैमिली शिकागो जैसे बड़े शहर में एक रिपोर्टर है, लेकिन उसकी हालत किसी कामयाब पत्रकार जैसी नहीं है। उसके एडिटर ने उसे जबरदस्ती विंड गैप भेजा है। उसके एडिटर को लगता है कि विंड गैप में जो दो छोटी लड़कियों के साथ हुआ वो कोई मामूली जुर्म नहीं है। एक लड़की पिछले साल मरी मिली थी और अब दूसरी गायब है। कैमिली को लग रहा था कि वो किसी मर्डर मिस्ट्री को कवर करने नहीं, बल्कि अपनी ही पुरानी कब्र खोदने वापस जा रही है। गाड़ी शहर के मुख्य चौराहे से गुजरती है। यहाँ सब कुछ वैसा ही है, वही पुराना कैफे, वही चर्च और वही लोग जो अपनी पोर्च पर बैठकर आने जाने वालों को शक की निगाह से देखते हैं। कैमिली पानी खरीदने के लिए एक छोटी सी दुकान पर रुकती है। वहां का दुकानदार उसे पहचान लेता है। वो कहता है, अरे तुम तो अडोरा की बड़ी बेटी हो ना? शिकागो चली गई थी, सुना है तुम वहां अखबार में काम करती हो। यहाँ क्या लेने आई हो? यहाँ तो बस मातम और डर बचा है। कैमिली बस एक फीकी मुस्कान देती है और वहां से निकल लेती है। उसे पता चलता है कि उस दूसरी लड़की की भी लाश मिल चुकी है, और जो उसके साथ हुआ उसने पूरे शहर की नींद उड़ा दी। कातिल ने बड़ी बेरहमी से उसके सारे दांत निकाल लिए थे। ये बात सुनकर कैमिली के हाथ कांपने लगते हैं। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये कोई बहुत ही संकी और बीमार दिमाग का काम था। आखिरकार कैमिली अपनी पुश्तैनी हवेली के सामने पहुंचती है। ये घर पूरे विंड गैप का गौरव है। मखमली कालीन जैसा घास का मैदान और बड़े बड़े ऊंचे पेड़। कैमिली जैसे ही दरवाजा खोलती है, उस हाथी के दांत के फर्श की ठंडक महसूस होती है। तभी सामने से उसकी माँ अडोरा आती है। अडोरा ने एक सिल्क की लंबी गाउन पहनी है। उसके बाल एकदम सलीके से बंधे हुए हैं और उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं है। अपनी बेटी को सालों बाद सामने देखकर वो उसे गले नहीं लगाती, वो बस अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखती है और बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, कैमिली तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने पहले नहीं बताया कि तुम आने वाली हो, और देखो तुम्हारी हालत क्या है, कितनी धूल लगी है तुम पर। क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी बिना सलीके के? अडोरा की आवाज में माँ वाली ममता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा तिरस्कार था। वो कैमिली को घर में एक मेहमान की तरह बर्ताव करती है। वो उसे बताती है कि उसका कमरा तैयार है, लेकिन उसे हिदायत देती है कि वे घर के नियम ना तोड़े। कैमिली को एहसास होता है कि उसकी माँ को उन मरी हुई लड़कियों का दुख नहीं है। उसे बस इस बात की फिक्र है कि कैमिली के आ जाने से उसके परफेक्ट घर की शांति भंग ना हो जाए। तभी सीढ़ियों से एक 13 साल की लड़की उतरती है। ये एमा है, कैमिली की सौतेली बहन। एमा अपनी माँ के सामने एक गुड़िया की तरह पेश आती है। वह अपनी माँ के कंधे पर सर रखती है और बड़ी मासूमियत से कैमिली को देखती है। अडोरा उसे चूमती है और कहती है, मेरी छोटी एमा, देखो तुम्हारी बड़ी बहन आई है। एमा और कैमिली की नजरें मिलती हैं। एमा की आंखों में वो मासूमियत नहीं है जो वो अपनी माँ को दिखा रही है। उसकी आंखों में एक शरारत है, एक ऐसी समझ है जो 13 साल की बच्ची में नहीं होनी चाहिए। वो कैमिली को देखकर मुस्कुराती है, पर उसकी मुस्कान में एक चुनौती है। फिर रात होती है। कैमिली अपने पुराने कमरे में बैठी है। बाहर झिंगुरों का शोर है और अंदर वो पुरानी भारी हवा। उसे नींद नहीं आ रही। वो आईने के सामने जाकर खड़ी होती है और अपने आप को देखने लगती है। यहाँ कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। कैमिली का शरीर कोई सामान्य शरीर नहीं है। उसके कंधों से लेकर उसके पैरों तक उसकी पूरी स्किन पर छोटे छोटे शब्द गुदे हुए हैं। हार्म, बैड, रॉन्ग। उसने खुद को नुकीली चीजों से काटकर ये शब्द अपनी स्किन पर लिखे हैं। ये उसका तरीका था अपनी माँ की नफरत और अपने अकेलेपन को सहने का। वो खुद एक शार्प ऑब्जेक्ट बन चुकी है। वो खिड़की के पास जाकर बैठती है। दूर अंधेरे में उसे शहर की वो गलियां दिखती हैं जहां से लड़कियां गायब हुई थी। उसे महसूस होता है कि विंड गैप के सन्नाटे में कोई चीख दबी हुई है और अब उसे उस चीख का पीछा करना होगा, चाहे उसकी कीमत उसे अपनी बची कुची दिमागी शक्ति खोकर ही क्यों ना चुकानी पड़े। अगली सुबह विंड गैप की धूप और भी ज्यादा चुभने वाली है। कैमिली अपनी माँ की हवेली से निकलकर सीधे उस जगह पहुंचती है जहां दूसरी लड़की की लाश मिली थी। पुलिस ने पीली टेप लगा रखी है, लेकिन भीड़ छट चुकी है।
कैमिली वहां खड़ी होकर उस जमीन को देखती है जहां उस लड़की का शरीर पड़ा था। पुलिस रिपोर्ट कहती है कि उस लड़की को वहां नहीं मारा गया था, बल्कि मारने के बाद उसे लाकर वहां बैठाया गया था। उसकी लाश को एक दीवार के सहारे टिकाया गया, जैसे वो बस आराम कर रही हो। कैमिली वहां के जासूस से मिलती है, जो कंसास शहर से खास इस केस के लिए बुलाया गया है। वो एक बाहरी इंसान है और उसे भी विंड गैप के लोग उतने ही अजीब लग रहे हैं जितने कैमिली को। वो कैमिली को बताता है कि उस लड़की के साथ जो भी हुआ वो किसी नफरत का नतीजा नहीं लगता। उसे बहुत शांति और सफाई से मारा गया है। कातिल ने उसके सारे दांत क्यों निकाले, और वो भी बिना जबड़े को नुकसान पहुंचाए। कैमिली अब उस लड़की के घर की तरफ रुख करती है। वहां का माहौल अडोरा की हवेली से बिल्कुल अलग था। उस लड़की का भाई जॉन घर के बाहर अकेला बैठा था। वो फूट फूट कर नहीं रो रहा था, बल्कि उसकी आंखों में एक सुनपन था। शहर के लोग जॉन पर शक करते थे क्योंकि वो अलग है, वो थोड़ा भावुक है और अपनी बहन की मौत पर वैसा बर्ताव नहीं कर रहा जैसा लोग उम्मीद करते। जॉन ने कैमिली को बताया कि वो लड़की एक टॉम बॉय थी। उसे पेड़ों पर चढ़ना और लड़कों की तरह घूमना पसंद था। वो शहर की उन सभ्य लड़कियों जैसी नहीं थी जैसे अडोरा चाहती है कि विंड गैप की लड़कियां हों। कैमिली को अपनी खुद की याद आती है, वो भी तो ऐसी ही थी, जो इस शहर के सांचे में कभी फिट नहीं हो पाई। जॉन की बातों से एक बात साफ होती है कि विंड गैप में जो लड़कियां नियम तोड़ती हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। शाम ढलते ही कैमिली वापस अपनी कार की तरफ बढ़ती है। तभी उसे रोलर स्केट्स की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। अंधेरे में उसे 3-4 लड़कियां दिखाई देती हैं जो बड़ी तेजी से उसके पास से गुजरती हैं, और उनके बीच में थी एमा। एमा ने अब वो गुड़िया वाली फ्रॉक नहीं पहनी है, उसे छोटे कपड़े पहने हैं। उसके होठों पर गहरी लिपस्टिक है और उसकी आंखों में एक जंगलीपन है। वो कैमिली को देखकर रुकती है। उसकी सहेलियां दूर खड़ी होकर हंस रही होती हैं। एमा कैमिली के पास आकर बोलती है, तुम पुलिस वाले के साथ क्या कर रही थी? क्या तुम्हें लगता है कि वो कातिल को पकड़ लेगा? यहाँ के लोग बहुत राज छुपाते हैं कैमिली, और तुम भी तो उनमें से एक हो। एमा की बातों में एक अजीब सा डर और ताकत दोनों है। वो 13 साल की बच्ची नहीं लग रही, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वो इस शहर की हर एक हलचल को कंट्रोल कर रही है। फिर वो अपनी सहेलियों के साथ अंधेरी गलियों में गायब हो जाती है। रात को कैमिली घर लौटती है तो वो देखती है कि अडोरा एमा के पैरों में लोशन लगा रही है। मंजर बहुत ही प्यारा लग सकता था, लेकिन कैमिली के लिए डरावना था। अडोरा एमा को ऐसे देख रही है जैसे वो उसे खा जाएगी। वो एमा को इलाज के नाम पर कुछ पिला रही है। कैमिली को याद आता है कि बचपन में उसकी दूसरी बहन मैरियन को भी माँ ऐसे ही दवाइयाँ पिलाती थी, और फिर वो भी जिंदा नहीं बची। कैमिली अपने कमरे में जाकर पुरानी फाइलों को देखती है। वो इस केस के सारे एविडेंस को पढ़ना शुरू करती है। उसे समझ आता है कि दोनों लड़कियों में एक समानता थी, कि दोनों विद्रोही थी। तभी उसे अपने कमरे के कोने में कुछ चमकता हुआ दिखता है। वो पास जाकर देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है। वहां फर्श के एक छेद में एक सफेद मोती जैसा दांत पड़ा हुआ था। क्या वो दांत वहां पहले से था, या कोई उसे अभी छोड़कर गया है? कैमिली को एहसास होता है कि वो जिस घर में सो रही है, शायद कातिल उसी घर की छत के नीचे उसके साथ डिनर कर रहा है। कैमिली की सुबह फिर से उसी भारीपन के साथ होती है। घर में अजीब सी शांति, लेकिन रसोई से आती बर्तनों की खनक कुछ और कह रही है। कैमिली नीचे आती और देखती कि अडोरा एमा को नीले रंग का एक गाढ़ा शरबत पिला रही है। एमा थोड़ी सुस्त लग रही है। उसकी आंखों में वो कल रात वाली चमक नहीं है। अडोरा कैमिली की तरफ देखकर मुस्कुराती है, एक ऐसी मुस्कान जो चेहरे तक तो है पर आंखों तक नहीं पहुंचती। वो कहती है, कैमिली देखो, एमा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसे बस थोड़ी देखभाल की जरूरत है। तुम भी थकी हुई लग रही हो, क्या मैं तुम्हारे लिए भी कुछ बना दूं? कैमिली को अचानक अपनी मरी हुई बहन मैरियन की याद आती है। मैरियन भी आखिरी दिनों में ऐसी ही सुस्त रहती थी, और अडोरा दिन रात उसे कुछ ना कुछ पिलाती रहती थी। कैमिली को पहली बार डर लगता है, क्या अडोरा अपनी बेटियों को प्यार करती है या वो उन्हें बीमार देखना पसंद करती है। अब कैमिली अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए शहर के मुर्दाघर जाती है। वहां उसकी मुलाकात फिर से उस जासूस से होती है, और वो कैमिली को पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स दिखाता है और बताता है कि दोनों लड़कियों के शरीर पर जहर के कोई निशान नहीं थे, लेकिन उनके शरीर में खून की कमी थी। और वो जासूस एक और बात कहता है कि इन लड़कियों के साथ जो हुआ वो किसी मर्द का काम नहीं लगता। किसी मर्द के लिए इतनी सफाई से दांत निकालना लगभग नामुमकिन है। ये किसी ऐसे इंसान का काम है जिसके हाथ बहुत छोटे और सधे हुए हों, जिसमें बहुत सब्र हो।
कैमिली के दिमाग में अपनी माँ के सधे हुए हाथों का ख्याल आता है, पर वो उस ख्याल को तुरंत झटक देती है। उसे लगता है कि वो पागल हो रही है। फिर कैमिली छिपकर अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड रूम में जाती है। वो अपनी बहन मैरियन की मौत की असली वजह जानना चाहती है। घंटों धूल भरी फाइलें पलटने के बाद उसे वो मिल जाता है जो वो ढूंढ रही थी। मैरियन की मेडिकल फाइल में लिखा था कि उसे कोई जन्मजात बीमारी नहीं थी, फिर भी उसकी मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से हुई थी। फाइल में एक नर्स का नोट भी था जिसमें लिखा था कि जब भी अडोरा मैरियन के पास होती थी, मैरियन की हालत बिगड़ जाती थी। जैसे ही अडोरा कमरे से बाहर जाती, मैरियन थोड़ी बेहतर महसूस करती। कैमिली को अब यकीन होने लगता है कि अडोरा को एक मानसिक बीमारी है। इस बीमारी में इंसान अपने करीबियों को जानबूझकर बीमार करता है ताकि वो उनकी सेवा कर सके और दुनिया की नज़रों में एक महान त्याग करने वाली माँ बन सके। शाम को कैमिली जब घर लौटती है तो वो एमा को उसके कमरे में ढूंढती है। एमा बिस्तर पर लेटी है, पर जैसे ही वो कैमिली को देखती है वो उठ बैठती है और कहती है, माँ मुझे दवाई दे रही है। पर जब वो नहीं देखती तो मैं उसे थूक देती हूँ। वो चाहती है कि मैं हमेशा छोटी बच्ची बनी रहूं, पर मैं उससे कहीं ज्यादा बड़ी और समझदार हूँ। फिर एक दिन अडोरा घर पर एक बड़ी पार्टी रखती है। पूरा शहर वहां मौजूद है। अडोरा सबको दिखा रही है कि वो कितनी अच्छी माँ है और कैसे वो अपनी परेशान बेटी कैमिली का ख्याल रख रही है। कैमिली को वहां घुटन महसूस होती है। वो देखती है कि एमा बाकी लड़कियों के साथ हंस रही है, पर उसकी नजरें लगातार कैमिली पर टिकी है। पार्टी के बीच में खबर आती है कि शहर की एक और छोटी लड़की गायब हो गई है। पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। पुलिस चीफ और वो जासूस तुरंत वहां से निकलते हैं। फिर रात को जब कैमिली घर के बगीचे में टहल रही होती है, तभी उसे झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखता है। वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि वहां उस लड़की की पुरानी साइकिल पड़ी है जिसकी लाश मिली है, और इस साइकिल को कभी पुलिस ढूंढ नहीं पाई थी। साइकिल के हैंडल पर खून के निशान हैं। तभी पीछे से अडोरा आती है और कैमिली का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। उसकी आंखों में वो माँ वाली ममता नहीं थी, बल्कि एक शिकारी वाली चमक थी। वो कहती है, कैमिली तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछ रही हो, तुम्हें भी आराम की जरूरत है, जैसे मैरियन को थी। कैमिली को पक्का यकीन हो गया था कि उसकी माँ अडोरा ही वो जड़ है जिससे इस परिवार की सारी बीमारियां और मौतें शुरू होती हैं। एमा की हालत पल पल बिगड़ रही थी। वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी और वह रह रहकर कांप रही थी। अडोरा उसके पास बैठी हुई थी, बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रही थी, लेकिन उसके दूसरे हाथ में वही नीले रंग का शरबत था। कैमिली ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो अडोरा की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी माँ की नहीं बल्कि किसी शिकारी की होती। उसने कैमिली से कहा, तुम्हारी बहन को मेरी जरूरत है, वो बहुत कमजोर है। कैमिली जानती थी कि अगर वो शोर मचाएगी या पुलिस को बुलाने की कोशिश करेगी तो अडोरा शायद एमा को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा देगी। उसने अपनी माँ की उस बीमार ममता को अपनी तरफ मोड़ने की सोची। कैमिली ने कहा, माँ एमा तो हमेशा से तुम्हारी चहेती रही है, लेकिन क्या मैं तुम्हारी देखभाल के लायक नहीं हूँ? देखो मुझे भी बहुत बुरा महसूस हो रहा है। अडोरा के हाथ वहीं रुक गए। सालों से जिस बेटी ने उसे ठुकराया था, आज वो खुद उसके पास मदद के लिए आई थी। अडोरा के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। उसने एमा को छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान कैमिली पर लगा दिया। अडोरा कैमिली को अपने बेडरूम में ले गई, जो घर का सबसे सजा हुआ कमरा था। उसने कैमिली को बिस्तर पर लिटाया और वो जहरीला मिश्रण तैयार करने लगी। कैमिली देख रही थी कि कैसे उसकी माँ रसोई से चूहों को मारने वाली दवाई, कुछ तेज दर्द निवारक दवाइयाँ और एंटी फ्रीज जैसी चीजें मिला रही थी। ये कोई इलाज नहीं था, ये धीरे धीरे दिया जाने वाला मौत का नुस्खा था। कैमिली ने वो पहला घूंट पिया और उसे लगा जैसे उसके गले में किसी ने जलता हुआ तेजाब डाल दिया। उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न होने लगा। आंखों के सामने धुंधलापन छा गया, लेकिन उससे खुशी थी कि कम से कम एमा अब उस रात के लिए सुरक्षित थी। अगले 2 दिनों तक कैमिली उस कमरे में कैद रही। अडोरा उसे खाना नहीं देती थी, बस वो शरबत और कभी कभी थोड़ा सा सूप पिलाती थी जिसमें वही दवाइयां मिली होती थी। कैमिली को हेलुसिनेशंस होने लगते थे। उसे अपनी मरी हुई बहन मैरियन कमरे के कोनों में खड़ी दिखाई देती थी, जैसे वो उसे चेतावनी दे रही हो। अडोरा सारा दिन उसके पास बैठी रहती, उसके बाल बनाती, उसे पुरानी कहानियां सुनाती। वो बताती कि कैसे कैमिली के जन्म के बाद वो कितनी दुखी थी और कैसे बीमार बच्चों की सेवा करके उसे सुकून मिलता है। कैमिली को समझ आ गया था कि अडोरा के लिए प्यार का मतलब था सामने वाले को इतना लाचार कर देना कि वो पूरी तरह आप पर निर्भर हो जाए। बाहर शहर में पुलिस और वो जासूस बेचैन थे।
जासूस को पता था कि कैमिली ने कुछ बड़ा ढूंढ लिया है, पर उसका फोन बंद आ रहा था। उसने हवेली के चक्कर लगाए, पर वहां का गेट बंद था और कोई जवाब नहीं मिल रहा था। घर के अंदर कैमिली अपनी बची कुची ताकत से फर्श पर एक निशान बनाने की कोशिश कर रही थी कि ताकि अगर वो मर भी जाए तो कोई समझ सके कि यहाँ क्या हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया है। उसे अपनी माँ की आवाज़ बहुत दूर से आती हुई सुनाई दे रही थी, जो उसे एक लोरियां सुना रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने मैरियन को उसकी मौत की रात सुनाई होंगी। तभी हवेली का भारी दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है। वो जासूस और स्थानीय पुलिस के जवान वहां पहुंच चुके थे। अडोरा घबरा जाती है, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। वो कैमिली के पास आकर बोलती है, चुप रहना मेरी बच्ची, वो हमें अलग करना चाहते हैं। कैमिली ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पास पड़ा एक कांच का गिलास फर्श पर पटक दिया। उस आवाज़ ने पुलिस को इशारा दे दिया। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर घुस आए। जब उन्होंने कैमिली की हालत देखी तो वो दंग रह गए। वो जीती जागती एक लाश लग रही थी। पुलिस ने जब अडोरा को उस नुस्खे वाले बर्तन को देखा तो उन्हें समझ आ गया कि यहाँ सालों से क्या खेल चल रहा था। अडोरा को वही गिरफ्तार कर लिया गया, पर वो चीखती रही कि वो बस अपनी बेटी का भला कर रही थी। अडोरा की गिरफ्तारी के बाद विंडगैप शहर जैसे किसी लंबी नींद से जागा था। पुलिस को हवेली की तलाशी के दौरान वो सारे सबूत मिल गए थे जिनकी वजह से अडोरा को उम्र कैद होना तय था। कैमिली और एमा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कैमिली के शरीर से उस जहर को निकालने में डॉक्टरों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन उसका मानसिक घाव शायद कभी नहीं भरने वाला था। उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसने एमा को बचा लिया। उसे इस बात की तसल्ली थी कि जो वो अपनी बहन मैरियन के लिए नहीं कर पाई, वो उसने एमा के लिए कर दिखाया। एमा अस्पताल के बिस्तर पर बहुत डरी हुई और सहमी हुई लग रही थी। वो बार बार कैमिली का हाथ पकड़ लेती और कहती कि दीदी, अब माँ कभी वापस नहीं आएगी ना। कैमिली उसे यकीन दिलाती कि अब वो पूरी तरह सुरक्षित है। जब कैमिली को अस्पताल से छुट्टी मिली तो उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो एमा को उस जहरीले शहर और उस खौफनाक हवेली में वापस नहीं छोड़ना चाहती थी। वो एमा को अपने साथ शिकागो ले आई। शिकागो में कैमिली का छोटा सा फ्लैट था, जो विंडगैप की उस हवेली के मुकाबले में कुछ भी नहीं था, पर वहाँ ताज़ी हवा थी। कैमिली ने एमा का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दिया। एमा धीरे धीरे बदलने लगी। उसने रोलर स्केट्स पहनना कम कर दिया, वे सादे कपड़े पहनने लगी और घर के काम में कैमिली की मदद करने लगी। कैमिली के एडिटर और उसकी पत्नी ने भी एमा को बहुत प्यार दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों बहनें एक नई और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत कर रही हैं। एमा को अपने पुराने गुड़िया घर से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए कैमिली ने उसे विंडगैप से मंगवा लिया था। एमा सारा दिन उस गुड़िया घर को सजाने में बिताती थी। वो घर बिल्कुल उनकी पुरानी हवेली की नकल था। एमा कहती थी कि वो इस घर को वैसा बनाना चाहती है जैसा वो असलियत में कभी नहीं था, खुशहाल और सुंदर। कैमिली को देखकर अच्छा लगता था कि एमा अपने गमों को इस तरह बाहर निकाल रही है। शिकागो में एमा की नई सहेलियां भी बन गई थी। वो अक्सर घर आती, एमा के साथ खेलती और एमा उन्हें अपने गुड़िया घर की बारीकियां दिखाती। कैमिली को लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी की कड़वाहट खत्म हो गई है, लेकिन कैमिली को अक्सर रात में डरावने सपने आते। उसे वो दोनों लड़कियां दिखाई देती जिनकी लाश मिली थी। उसे समझ नहीं आता था कि अगर अडोरा सिर्फ अपनी बेटियों को बीमार करती थी तो उसने उन बाहरी लड़कियों को क्यों मारा और उनके दांत क्यों निकाले। पुलिस का मानना था कि शायद अडोरा का पागलपन इतना बढ़ गया था कि उसने उन लड़कियों को अपनी बेटियों के जैसा मान लिया था, लेकिन कैमिली को लगता था कि कहानी का छोटा सा हिस्सा है जो अभी भी गायब है। फिर एक दिन शाम को एमा की एक नई सहेली अचानक गायब हो गई। कैमिली की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे फिर से वही विंडगैप वाला डर महसूस होने लगा। एमा बहुत दुखी थी और अपनी सहेली के लिए रो रही थी। कैमिली ने उसे गले लगाया और दिलासा दिया कि शिकागो बड़ा शहर है, शायद वो कहीं रास्ता भटक गई होगी। पर कैमिली के दिमाग में किसी कोने में एक अंदेशा था जो उसे सोने नहीं दे रहा था। फिर शिकागो की ठंडी शाम में सब कुछ नॉर्मल था, सिवाय कैमिली के मन में। एमा की नई सहेली का गायब होना कैमिली को चैन से बैठने नहीं दे रहा था। एमा उस वक्त घर पर नहीं थी, वो बाहर कूड़ा फेंकने गई थी। कैमिली ने सोचा कि क्यों ना वो एमा के उस गुड़िया घर की थोड़ी सफाई कर दे जिसे एमा अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। वो गुड़िया घर कैमिली के लिए हमेशा से एक पहेली रहा था। वो बिल्कुल उनकी विंडगैप वाली हवेली की हूबहू नकल थी। यहाँ तक कि कमरों के रंग और फर्नीचर भी वैसे ही थे। कैमिली उस गुड़िया घर के पास बैठी, वो देख रही थी कि एमा ने कितनी मेहनत से एक एक चीज सजाई थी। तभी उसकी नजर अडोरा के बेडरूम वाले हिस्से पर पड़ती है। उस कमरे का फर्श एक खास तरह के सफेद टाइल से बना लग रहा था।
कैमिली को याद आया कि असली हवेली में भी उस कमरे का फर्श हाथी के दांत का था। उसने गौर से देखा कि एमा ने जो टाइल्स लगाए हैं वो थोड़े ऊबड़ खाबड़ हैं और उनकी चमक कुछ अजीब सी है। उत्सुकता और एक अनजाने डर के साथ कैमिली ने अपना हाथ बढ़ाकर एक टाइल को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने एक टाइल को हिलाया वो अपनी जगह से उखड़ गया। कैमिली ने उसे अपनी हथेली पर रखा और उसे रोशनी के पास ले गई। वो कोई पत्थर नहीं था, ना कोई वो प्लास्टिक का टुकड़ा था, वो एक इंसान का दांत था। कैमिली के हाथ कांपने लगे। उसने पागलों की तरह गुड़िया घर के फर्श से और भी टाइल्स उखाड़ने शुरू कर दिए। 1, 2, 5, 10, हर एक टाइल एक असली इंसानी दांत था। ये वो दांत थे जो उन 2 लड़कियों के शरीर से गायब थे। कैमिली को उस दिन मुर्दा घर में जासूस की कही हुई बात याद आई कि ये किसी ऐसे इंसान का काम है जिसके हाथ छोटे और सधे हुए हैं। तभी कैमिली के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लगी कि अडोरा अपनी बेटियों को बीमार करती थी ताकि वो उनकी सेवा कर सके, लेकिन वो किसी को जान से नहीं मारती थी। एमा ने उन लड़कियों को मारा था क्योंकि अडोरा ने उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। एमा अपनी माँ की बीमार ममता में किसी और की हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उन दोनों लड़कियों को जान से मार दिया और उन दांतों का इस्तेमाल उसने अपने गुड़िया घर को पूरा करने के लिए किया। वो एक ऐसी गुड़िया थी जो खुद गुड़िया के साथ खेल रही थी, मगर वो गुड़िया जीती जागती लड़कियां थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। एमा कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी। उसने कैमिली के हाथ में उन दांतों को देखा और उसकी सांसें भारी हो गई। वो भागी नहीं, ना वो चिल्लाई, बस वहीं खड़ी रही। कैमिली ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी रूह में खौफ था। एमा ने कहा कि दीदी प्लीज माँ को मत बताना। उस एक जुमले ने सब कुछ खत्म कर दिया। कैमिली को एहसास हुआ कि उसने जिस मासूम बच्ची को बचाने के लिए खुद को मौत के मुंह में झोंक दिया था वो असल में उस शहर की सबसे बड़ी दरिंदा थी। एमा ने उन मासूमों के दांतों से अपने सपनों का घर बनाया था। कैमिली के पास अब कोई शब्द नहीं थे। वो बस उस गुड़िया घर को देख रही थी जो अब किसी कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। कहानी उस भयानक सन्नाटे पर खत्म होती है जहां कैमिली को समझ आता है कि कुछ जख्म कभी नहीं भरते और कुछ शैतान हमारे अपने ही घर में पलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट जरूर करना।